Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about respiratory tract. ठीक है, कल के लेक्चर में भी, कल के क्लास में भी हम लोगों ने यही टॉपिक स्टार्ट किया था और इसका कुछ पार्ट्स बच गया था जो आज हम लोग कवर करेंगे. तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में देख रहे थे. ठीक है, कि जैसे कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचता है, कौन कौन सा पार्ट को मतलब किसके किसके थ्रू जाता है. तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होता है जिसे हम लोग इनहेल करते हैं वो फर्स्ट कहाँ आता है? जो हमारे नोज के लोअर साइड में जो दो ओपनिंग होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल. उसके थ्रू वो हमारे नसल चैम्बर में जाता है. नसल चैम्बर के थ्रू वो कहाँ पे जाता है? पैरनिक्स में जाता है. और पैरनिक्स क्या है? तो कॉमन पार्ट है जहाँ पे फूड भी जाता है प्लस हमारा एयर भी जाता है. फिर पैरनिक्स से दो ट्यूब निकलता है. एक ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप. और एक ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप. ठीक है, विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया. एंड फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोफेगस. ठीक है, और विंड पाइप जो होता है वो हमारा फ्रंट पे होता है और जो फूड पाइप होता है उसके पीछे होता है. समझ गए ना? तो अब मान लो कि पैरनिक्स जो है वहां पे फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है. तो जब हम लोग फूड को स्वेल करते हैं तो उसके साथ जब मतलब फूड को स्वेल करते हैं तो हमारा विंड पाइप में भी जा सकता है ना. क्योंकि मान लो देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा कहाँ गया यार? ये हमारा पैरनिक्स है. ठीक है, और यहाँ पे फूड भी आया और यहाँ पे हमारा एयर भी आया. ठीक है, और इसी से हमारा दो ट्यूब निकलता है. एक ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. तो अब यहाँ से जब आ रहा है तो इस विंड पाइप में फूड भी आ सकता है, एयर भी आ सकता है ना. और फूड कब आएगा? जब हम लोग फूड को स्वेल करेंगे, जब उसे हम लोग घोटने की कोशिश करेंगे, जब उसको घोटेंगे मतलब स्वेल करने की कोशिश करेंगे तभी ना आएगा. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि फूड हमारा विंड पाइप में ना आए, हम क्या करते हैं? क्या होता है यहाँ पे? तो विंड पाइप के पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं. ये एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब भी हम लोग फूड को स्वेल करते हैं, ठीक है, तो वो फूड हमारा विंड पाइप में एंटर ना करे इसके लिए वो कैप जो एपिग्लॉटिस होता है वो पूरा विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है उसको कवर कर लेता है, उसको बंद कर लेता है. और जब विंड पाइप बंद हो जाएगा तो खाना विंड पाइप के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा. खाना हमारा कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा. तो ऐसे हम लोग प्रिवेंट कर लिए ना कि फूड हमारा विंड पाइप में एंटर नहीं करेगा. और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बोलते बोलते खाने में जब मतलब खाना भी खाते हैं और साथ में बोलते भी हैं तो हमें हमारा जो विंड पाइप होता है उसमें भी खाना चला जाता है. क्यों चला जाता है? क्योंकि हम उतना सेंस नहीं कर पाते हैं कि हाँ अभी हम स्वेल करने वाले हैं फूड. और जब तक सेंस नहीं कर पाएंगे कि हम अभी फूड को स्वेल करने वाले हैं तब तक वो एपिग्लॉटिस ये विंड पाइप को कवर करेगा? नहीं करेगा. तो वैसे ही ओपन रहेगा. तो जैसे खाना को स्वेल करेंगे खाना फूड पाइप में भी चला जाएगा और विंड पाइप में भी चला जाएगा. इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से हमें सरकता है. समझ आया? तो ये सब हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में देखा था. फिर हम लोगों को आज क्या देखना है? तो आज हम लोगों को लॉन्ग्स से स्टार्ट करना है. पैरनिक्स के बाद से ट्रेकिया का भी हम लोगों ने देखा कि कितना सेंटीमीटर वो बड़ा होता है, कितना उसका वाइड होता है. प्लस देखा हम लोगों ने कि ट्रेकिया जो होता है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से सराउंडेड होता है. क्यों होता है? ताकि जब अगर एयर ना भी रहे, अगर ट्रेकिया के अंदर एयर ना भी रहे तो वो कोलैप्स ना करे. ठीक है, इस वजह से वो किस चीज से सराउंडेड रहता है? तो इन कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट रिंग से. फिर आज हमें क्या देखना है? आज हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है. देखो, these are the primary organs for the respiration located at the two side of heart. लंग्स क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई प्राइमरी ऑर्गन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो हमारा लंग्स है. और ये लंग्स कहाँ पे दिखता है? तो मान लो कि जो हार्ट होता है, हार्ट उसी के दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में. ठीक है,
लेफ्ट एक जैसे हार्ट हमारा मिडल में प्रेजेंट होता है, उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग्स रहेगा और राइट साइड में हमारा राइट लंग्स होता है। गॉट इट? यही चीज बोला। उसकी वजह से देखो दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू द ब्लड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द एटमोस्फेयर। और इसका काम क्या होता है, तो ये एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी के ब्लड के अंदर लाता है और बॉडी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये एटमोस्फेयर में रिलीज करता है। ये तो सबको पता है। फिर क्या, दे आर इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। और ये जो लंग्स होता है ना, वो इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से, जैसे कि वो उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लूरा बोलते हैं। जैसे कि हमारा शेल होता है, उस शेल हमारा किससे इनक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन से। वैसे ही हमारा जो लंग्स होता है वो किससे इनक्लोज होता है, किससे घिरा हुआ होता है, तो एक मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है, प्लूरा। ठीक है, ऐसे फिगर में भी देख सकते हो। ये वाला ये क्या है, प्लूरा। एक लेफ्ट लंग्स हो जाएगा, जैसे कि ये क्या है, राइट लंग्स, ये क्या है, लेफ्ट। उसके बाद से अब जैसे लंग्स के बारे में पढ़ लिए, जैसे मेरा जो ट्रेकिया होता है वो थ्रोसिस कैविटी में, जैसे जो चेस्ट कैविटी होता है उसमें एंटर करता है, वो कहाँ पे जाता है, वो लंग्स के अंदर जाता है ना। ट्रेकिया जो आड़ है यहाँ से, वो थ्रोसिस कैविटी का 5th रिब्स के पास जाके 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और हर भाग उसका लंग्स में एंटर करता है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग अगर वो वाला जो प्राइमरी हमारा ट्रेकिया का ये होता है उसे हम लोग ब्रोंची बोलते हैं। दूसरा कलर, अब वो वहां पे जाएगा, जैसे ये फिगर में दिख रहा है। हाँ, जैसे देख लो यहाँ पे ये जो ट्रेकिया आ रहा है, ठीक है, ट्रेकिया आते आते हमारा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंची बोलेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रांची होगा, ये हमारा राइट प्राइमरी ब्रांची होगा। फिर देख रहे हो प्राइमरी से एक और यहाँ पे ब्रांचेज आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रांची बोलेंगे। फिर ये सेकेंडरी से एक और निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी बोलेंगे। और फाइनली टर्शरी जाके कहाँ पे इलिमिनेट होता है, कहाँ पे जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग एल्वेली बोल देते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि जो ट्रेकिया आता है वो जैसे हमारा थ्रोसिस कैविटी में एंटर करता है, तो थ्रोसिस कैविटी और चेस्ट, जिसको चेस्ट कैविटी भी हम लोग बोलते हैं, वो रिब्स से बना हुआ होता है। तो जो 5th रिब्स होता है ना, वहीं से ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद 2 भाग में डिवाइड होगा। एक लंग्स में एंटर करेगा, एक दूसरे लंग्स में एंटर करेगा। फिर लंग्स के अंदर भी ये डिवाइड होता है, जैसे कि जो पहले डिवाइड होता है उसे हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड होता है और सेकेंडरी हमारा टर्शरी में डिवाइड होता है। और फाइनली जो टर्शरी होता है वो जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसके एंड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, उसे ही हम लोग एल्वेली बोल देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये जो ये ब्रोंचियल ट्री दिख रहा है उसमें नहीं है ना, तो ये चीज यहाँ पे भी बोल रहा था, ब्रोंची ट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना हमें। ऑन एंटरिंग द थ्रोसिस कैविटी ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू अ ब्रोंची। ठीक है, जैसे ये थ्रोसिस कैविटी में एंटर, ये अभी तो नेक वाला रीजन है, ठीक है, जैसे थ्रोसिस कैविटी में एंटर करता है, ये किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंची में डिवाइड हो जाता है। On entering the lungs, the right bronchi enters into the right lungs and the left bronchi enters into a left lungs. Right वाला right side में enter करेगा और left वाला left side में enter करेगा। फिर क्या होगा, only conduction of the gases takes place from the nostrils to the bronchial trees, but gases exchange take place through alveoli, so it is called also called as a respiratory zone। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोस्ट्रिल से लेके एल्वेली तक, उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड किया है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या है, सिर्फ वो कंडक्शन करवा रहा है, सिर्फ ला रहा है, ठीक है, वहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और जहां पे एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं,
ये रेस्पिरेटरी जोन्स। तो अगर आप देख रहे हो नोस्ट्रिल से लेके और ये जो ब्रोंचियल कहाँ गया, नोस्ट्रिल्स टू ये ब्रोंचियल ट्री हमें दिख रहा है, वहां से सिर्फ कंडक्शन ही ना हो रहा है। जैसे कि एटमॉस्फेयर से कहाँ आया, नोस्ट्रिल, ये नोस्ट्रिल्स में आया, नसल चैम्बर में आया, ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से ब्रोंची में गया, वो जो उसका सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंची में गया। तो वहां तक क्या हो रहा है, वहां तक सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, सिर्फ लाया जा रहा है, कोई एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है। लेकिन जैसे वो एल्वेओली के अंदर आता है वहां पे एक्सचेंज होने लगता है, वो ब्लड में ऑक्सीजन को डाल देगा और ब्लड क्या करेगा, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, तो नोस्ट्रिल से लेके और ये ब्रोंचियल ट्री, टर्सरी ब्रोंची तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक कंडक्टिंग जोन है। और जो एल्वेओली होता है वहां पे गैसेस की एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रेस्पिरेटरी जोन्स बोल देते हैं। समझ आया, कंफ्यूजन है किसी को? एक बार फिर से बता रही हूँ, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा एयर एटमॉस्फेयर से है वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स में एल्वेओली तक जा रहा है ना। तो उस वाला वो जो ट्रैक है, ये जो रास्ता है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, एक को हम लोग रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ कंडक्ट करना, सिर्फ लाना, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। तो अगर हम देखें तो नोस्ट्रिल से लेके टर्सरी ब्रोंची तक हम तो सिर्फ ला ही रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रहा है कुछ किसी चीज का नहीं हो रहा है। तो इस वजह से नोस्ट्रिल से लेके टर्सरी ब्रोंची तक हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग जोन है। लेकिन जैसे ही एल्वेओली में आते हैं वहां पे एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एल्वेओली के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड में जाने लगता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली में एंटर करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोस्ट्रिल टू ब्रोंचियल ट्री हमारा क्या है, कंडक्शन वाला जोन है। ठीक है, और कहा एल्वेओली क्या है हमारा, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन है। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिगर में भी यहाँ से सिर्फ अभी हम एयर को लेके आ रहे हैं यहाँ तक बस लेके आ रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आने लगता है, इधर जाने लगता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ आने लगता है ना, यहीं पे ना एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज जोन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी जोन्स। और ये जो लार है उसे क्या बोलते हैं, उसे सिर्फ कंडक्टिंग जोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, हाँ ट्रेकिया जो है ना, हमारा ट्रेकिया जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर में एक बॉक्स जैसा होता है, उस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉक्स को हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। इसी बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। लैरिंक्स क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है। अगर लैरिंक्स नहीं रहेगा तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो ना, लैरिंक्स का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। तो ये जो बॉक्स, और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर दो पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, एक पेयर कैसा होता है, तो एक हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड होता है और एक हमारा कैसा होता है, तो एक हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड का पेयर होता है। तो क्यों एक को हम ट्रू बोल रहे हैं और एक को फॉल्स बोल रहे हैं, इस वजह से ना कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है वो हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वही वाइब्रेशन जब हमारा ओरल कैविटी में जाता है तो लिप्स, टीथ और टोंग के हेल्प से स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। होता है ना, साउंड हम बोल कैसे पाते हैं, जब तक यहाँ पे अगर वाइब्रेशन नहीं होगा, अगर इसको तुम वाइब्रेट नहीं करोगे तो तुम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से, और वो वाइब्रेशन हमारे में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। और वोकल कॉर्ड कितना होता है, तो दो पेयर्स होता है। एक पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, और एक पेयर्स को क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ट्रू वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, वो ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट करता है। समझ रहे हो ना, और वो वाइब्रेशन जैसे प्रोड्यूस होता है और वो वाइब्रेशन हमारे ओरल कैविटी में जाता है, तो जो लिप्स है, टोंग्स है, टीथ है, उसके हेल्प से वो स्पीच में कन्वर्ट होता है और हम बोलते हैं। समझ में आया, डाउट है,
हाँ, कि वाइब्रेशन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है स्पीच यहाँ से, इसमें डाउट है ना? नहीं है किसी को भी नहीं? ठीक है फिर। तो ये लैरिंक्स के बारे में यही बताना था कि ये क्या है, वॉइस बॉक्स है। यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स है, एक पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स को ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स को फॉल्स बोलते हैं। ट्रू का काम होता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना ताकि साउंड प्रोड्यूस हो पाए, और फॉल्स का काम क्या होता है, वो ट्रू को सपोर्ट करता है। और जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ओरल कैविटी में टीथ, टोंग और लिप्स के हेल्प से वो स्पीच में कन्वर्ट हो पाता है और हम लोग बोल पाते हैं। गॉट इट? और कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, हर क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ना होगा। फिर हमारा क्या है, अब जो हमारा टर्शियरी ब्रांची होल्स होता है वो सब कहाँ पे एंड है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है ना वो अपने टर्मिनल पे, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग एल्वेओली बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? तो दीज आर, कलर चेंज कर ले, these are balloon like structure located inside a lungs। लंग्स के अंदर मिलता है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? तो बैलून के जैसा होता है। क्यों बैलून के जैसा होता है? क्योंकि सब ऑक्सीजन आके यहीं पे ना एंटर करते हैं। और प्लस जब इसका अगर हम वाल देखेंगे वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। क्यों बहुत ज़्यादा पतला होता है? क्योंकि इसे डिफ्यूजन करवाना है। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज़ की मूवमेंट उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर इसको डिफ्यूजन करवाना है और इसका अगर वाल मोटा होगा तो क्या ये डिफ्यूजन करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। तो देखो यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे होता है। मान लो कि ऑक्सीजन तो हमारा आ रहा है, ट्रेकिया से करते हुए आ गया, ठीक है, एल्वेओली के अंदर आ गया। अब जो एल्वेओली का हमारा पतला पतला जो क्या है, जो वाल है वहां पे वेरियस ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ठीक है, उसको सराउंड किए मतलब किए हुए रहता है। ठीक है, और वह उसी के वो सराउंड किया हुआ रहता है। और जैसे ऑक्सीजन एल्वेओली के अंदर आता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करता है और पूरे बॉडी में, हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा तो पूरे बॉडी के सेल्स के ऑर्गन्स को हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हो जाता है तब क्या होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है एटीपी में, और एटीपी में से वहाँ से एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने बॉडी से एग्जिट करना होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और जैसे यहाँ पे आता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होता है, एल्वेओली में कम होता है। तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से एल्वेओली के अंदर जाता है डिफ्यूजन के हेल्प से, और फिर एल्वेओली उसको क्या करता है, वो फिर उसको ट्रेकिया में ऐसे करके उसको फिर बाहर रिलीज कर देता है। समझ आया? एल्वेओली का फंक्शन समझ आया? बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पतला पतला वाल है ताकि इजिली डिफ्यूजन हो पाए। ठीक है, इजिली गैसेस का एक्सचेंज हो पाए उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो ऑक्सीजन को हम लोग बाहर से लेते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट हमारा एल्वेओली के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, और ज्यादा होता है और ब्लड में कम होता है, तो इस वजह से एल्वेओली ऑक्सीजन हमारा एल्वेओली से ब्लड में एंटर करता है और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड से कहाँ एंटर करता है, तो एल्वेओली में एंटर करता है और फिर एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस होता है और हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। फिर प्लांट अपने यूज करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? फिर देखो ये जितना अभी तक हम जो ये लंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंची पढ़े, फिर एल्वेओली पढ़े, वो सब कहाँ सिचुएटेड है, वो सब थ्रोसिस कैविटी में सिचुएटेड है। एक्चुअली हमारे हम अपने बॉडी को ना तीन भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक जो यहाँ पे डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोसिस कैविटी बोलते हैं। फिर कमर से ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी बोलते हैं ना। तो जितना हमारा जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स होता है, जैसे लंग्स वगैरह, जो हार्ट वार्ट, सब हमारा थ्रोसिस कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है। तो अभी हमें पढ़ना होगा ना कि चेस्ट कैविटी बनता क्या है, चेस्ट कैविटी है क्या, किस चीज से बना हुआ है। तो चेस्ट कैविटी हमारा किस चीज से बना हुआ है,
तो 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 इस साइड से और 12 इस साइड से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स से हमारा चेस्ट कैविटी बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन वो रिब्स हमारा डोर्सली यानी पीछे किससे अटैच होता है, तो पीछे हमारा जो बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी उससे अटैच होता है। और फ्रंट पे आप मतलब कोई भी यहाँ पे महसूस कर सकता है, यहाँ पे यहाँ तक एक बोन्स मिडल में एक बोन्स होता है, उस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिब कैच होता है ये वाला बोन्स दिख रहा है, ये वाला ऐसे फील भी कर सकते हो यहाँ पे टच करके, एक सिंगल सा मिडल में बोन्स होता है ना यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। और जो पीछे वाला बैकबोन है उसे क्या बोलेंगे, उसे तो हम लोग रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम ये बैकबोन तो बोलते ही हैं। तो जो हमारा 12 पेयर ऑफ रिब्स है वो पीछे से किससे अटैच होता है, तो पीछे से वो बैकबोन से अटैच होता है। और आगे से वो कैसे अटैच होता है, तो आगे से वो ये स्टर्नम से अटैच रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है ये भी हमारा 3 भाग में डिवाइड है। जो 7 पहले वाला जो 7 रिब्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो 3 होता है 8, 9, 10 वाला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फॉल्स रिब बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो 11, 12 वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो क्यों हम इसको ट्रू बोल रहे हैं, इसको फॉल्स बोल रहे हैं, इसको फ्लोटिंग बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। तो ट्रू रिब्स की खासियत ये होती है कि वो पीछे से बैकबोन से अटैच होता है और आगे से वो डायरेक्टली हमारा स्टेर्नम से अटैच होता है, ठीक है। लेकिन फॉल्स रिब क्या करता है, पीछे से तो बैकबोन से अटैच है लेकिन आगे से वो स्टेर्नम में अटैच नहीं होगा, वो ट्रू रिब्स में जाके अटैच होगा। जैसे देखो ये सब यहाँ पे जाके अटैच होगा, ये यहाँ पे अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो फॉल्स रिब का काम क्या है कि वो बैकबोन से तो अटैच रहता है पीछे से, लेकिन वो ट्रू रिब्स वो स्टेर्नम से अटैच नहीं होगा डायरेक्टली, वो जाके ट्रू रिब्स से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऐसे रिब्स मिलते हैं हमारे मतलब चेस्ट कैविटी में जो कि आगे से स्टर्नम से नहीं अटैच होते हैं बल्कि ट्रू रिब्स से अटैच होते हैं। और वैसे रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये तो पीछे से बैकबोन से तो कनेक्टेड है ही, लेकिन आगे से ना वो ट्रू रिब से कनेक्टेड होता है ना वो स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, ऐसे ही फ्लॉट करते रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। समझ आया। चेस्ट कैविटी जिसे हम लोग थ्रोसिस कैविटी भी बोलते हैं, इसी के अंदर हम अपने सारे डेलिकेटेड ऑर्गन्स को छिपा के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हम इंसान हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, फाइटिंग वाइटिंग सब करते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी चोट वोट लग जाएगा तो फिर, अगर हार्ट पे थोड़ा सा ऐसे भी अगर हार्ट पे चोट लग जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे डेलिकेटेड ऑर्गन्स को हम लोग ऐसे खुले में नहीं ना रख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक कैद में, एक पिंजरा में कैद करके रखते हैं। उसी पिंजरा को हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी और थ्रोसिस कैविटी। तो ये पिंजरा बना हुआ मतलब किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है और बैकबोन और स्टर्नम से, ठीक है। और 12 पेयर ऑफ रिब्स भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, एक हमारा ट्रू होता है, एक हमारा फॉल्स होता है और लास्ट वाला क्या होता है, फ्लोटिंग होता है। तो ट्रू किसे बोलते हैं, जो पीछे से डोर्सल साइड से बैकबोन से अटैच है और आगे से यानी वेंट्रल साइड से स्टर्नम से अटैच है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स बोलेंगे। और फॉल्स किसे बोलेंगे, जो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है लेकिन आगे से वो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच है, वो ट्रू रिब्स से अटैच है, ठीक है। ट्रू रिब्स हमारा डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हो रहा है, लेकिन फॉल्स रिब्स हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होगा, वो हमारा ट्रू रिब्स से अटैच होगा। तो उस रिब्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। और लास्ट हमारा जो 11th और 12th वाला होता है वो हमारा फ्लोटिंग रिब्स होता है, वो पीछे से तो बैकबोन से अटैच है लेकिन आगे से ना ही वो ट्रू रिब्स से अटैच होता है, वो ना ही स्टर्नम से अटैच होता है, वो ऐसे ही फ्लॉट करते रहता है, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि चेस्ट कैविटी बनता कैसे है। अब अगर हम देखेंगे ना तो चेस्ट कैविटी के बेस पे एक मस्कुलर टिश्यू मिलता है, मस्कुलर टिश्यू। यही टिश्यू के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोसिस कैविटी बोलते हैं। और इसके नीचे वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। ये यहाँ पे फील भी होगा, जैसे कि ये मेरा रिब कैच है ना,
हाँ, यहीं पे हमारा एक मसल जैसा मिलेगा। इसके नीचे वाला रीजन को हम एब्डोमेन बोल देंगे, ऊपर वाला रीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, थ्रोसिस बोल देंगे। और ये जो मसल्स हमारा थ्रोसिस कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मसल्स को हम लोग डायफ्रागम बोलते हैं। ठीक है, क्लास 6-7 में भी फिगर्स में दिया ही होगा, डायफ्रागम दिया है ना। हाँ, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिब कैच के बेस पे ही ना प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, तो इट इज अ मस्कुलर पार्टीशंस बिटवीन द थ्रोसिस एंड द एब्डोमेन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द चेस्ट कैविटी। मैंने पहले ही बताया कि ये मस्कुलर पार्टीशंस है, मसल्स है, जो कि हमारे बॉडी, उसके ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग थ्रोसिस कैविटी बोल रहे हैं, उसके नीचे वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्डोमेन बोल रहे हैं। प्लस ये हमारे रिब केज का एक बेस भी हमको प्रोवाइड करता है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। हाँ, उसके बाद से देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है ये देखते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन it flattened, during inhalation it flattened and increased chest cavity so that air is sucked into the lungs and it is relaxed at the time of exhalation. एक्चुअली जो हमारा ये डायफ्रागम है वो ऐसे डोम शेप में, कौन सा शेप बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे ऐसे, ये वाला शेप में ऐसे होता है, ऐसे। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग डोम शेप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें सांस लेना होता है तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। अगर अंदर सांस लोगे तो पता चलता है ऐसे, यहाँ पे फील करने पे कि रिब कैच ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो डायफ्रागम है जो ये ऐसे होता है वो ऐसे ऐसे फ्लैटेंड हो जाता है। इसके फ्लैटेंड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एरिया, एयर को ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल करने के लिए एरिया बढ़ जाता है। रिब केज मूव करता है तो उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनहेल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, जो ऐसे डोम शेप में जो डायफ्रागम प्रेजेंट रहता है वो फ्लैट हो जाता है और रिब केज हमारा कैसे अपवर्ड मूवमेंट शो करने लगता है। और जैसे हम लोग एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं तो डायफ्रागम फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और रिब केज भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, समझ आया ना। अगर ये डायफ्रागम ऐसे फ्लैट नहीं होता, रिब केज अपवर्ड मूवमेंट शो नहीं करता, तो फिर हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। समझ आ रहा है। तो आज के लिए, आज हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था। फिर जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको मैं रिकैप कर दे रही हूँ। ठीक है, आज हमने क्या देखा, आज हमने लंग्स को देखा। तो लंग्स कहाँ लोकेटेड होता है, तो चेस्ट कैविटी के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन्स है। वो भी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है, तो हार्ट के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग्स और राइट साइड में राइट लंग्स। लंग्स का काम क्या होता है, बाहर के एयर को अंदर लाना, बॉडी के ब्लड में उसको भेजना, प्लस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। यही ना लंग्स का काम होता है। फिर जो हम लोगों ने ट्रेकिया पढ़ा था, वो ट्रेकिया हमारा थ्रोसिस कैविटी में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंची। और राइट वाला हमारा राइट लंग्स में एंटर करता है, लेफ्ट वाला हमारा लेफ्ट लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, फिर जो हमारा वो होता है प्राइमरी ब्रोंची होता है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी हमारा कहाँ कन्वर्ट होता है, टर्शरी में। टर्शरी जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेओली, जहाँ हमारा ऑक्सीजन स्टोर होके रहता है और वहीं से वो ब्लड में एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब वहीं से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली में आता है ताकि उसको हम लोग बाहर एक्सहेल कर पाए। समझ आया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, जैसे लगता है कि हमारा रिब्स अपवर्ड मूव कर रहा है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इनहेलेशन के टाइम में रिब्स अपवर्ड मूव करता है और जो डायफ्रागम होता है वो जो डोम शेप में होता है वो फ्लैट हो जाता है। एक्सहेलेशन के टाइम में ये दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं।
फिर ये भी हम लोगों ने देखा था कि रिब केज बनता कैसे है, तो 12 पेयर ऑफ रिब से बनता है, ठीक है। पीछे से वो डॉर्सली से वो बैकबोन से अटैच होता है और वेंट्रली यानी आगे से वो स्टर्नम से अटैच होता है। उसमें भी 3 टाइप्स के रिब्स मिलते हैं। एक 7 को हम लोग ट्रू बोलते हैं क्योंकि वो पीछे से बैकबोन से और आगे से स्टर्नम से अटैच होता है, और जो उसके बाद 3 आते हैं उसे हम फॉल्स बोलते हैं क्योंकि वो पीछे से तो बैकबोन से अटैच होता है लेकिन आगे से वो स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। वो किससे अटैच होता है, तो ट्रू रिब से अटैच होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स रिब्स। फिर हमारा लास्ट क्या था, फ्लोटिंग रिब्स, जो कि पीछे से हमारा बैकबोन से अटैच था लेकिन आगे से वो ना ही ट्रू से अटैच था और ना ही स्टर्नम से अटैच था, ठीक है। आज हम लोगों ने इतना ही कवर किया है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है देन पूछो, किसी को कोई डाउट इससे? एल्बोली में हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं होता है। मिक्सअप होगा भी तो वो कुछ कंपाउंड थोड़ी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऐसे रहता है, ऑक्सीजन ऐसे रहता है। ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट, जैसे तुम यही ना बोलते हो कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहा है और ऑक्सीजन इसके अंदर है ही, तो ये मिक्स नहीं हो जाएगा। तो मिक्स भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जहाँ ज्यादा होगा वहां से वो वहां से मूव करेगा और ऑक्सीजन का अमाउंट जहाँ ज्यादा होगा वहां से मूव करेगा। तो एल्बोली के अंदर हमेशा ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये इधर मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, दोनों एल्बोली से ही एक्सचेंज होते हैं। जैसे हमारे ब्लड में भी तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ऐसा थोड़ी है। ब्लड में ऑक्सीजन ही सिर्फ थोड़ी होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स होता है। अगर कोई ब्लड का अमाउंट ले लिए जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे बोल देंगे डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कम है उसे बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड। और किसी को? और किसी को कोई डाउट? किसी को भी नहीं? फिर मैं पूछूं? हाँ, मैं पूछूं? ओके, यू कम हियर, कम हियर। कंडक्टिंग जोन हम किसे बोले? मतलब कहाँ से कहाँ तक? ब्रोंची से एल्वलाई के टर्शियरी। क्या बोला मैंने कि नोस्ट्रिल से हम लोग तो ऑक्सीजन को सिर्फ कंडक्ट ही करवा रहे हैं ये टर्सरी ब्रोंची तक, ठीक है। एल्बोली में जाके ही ना एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से हमारा कंडक्टिंग पार्ट क्या होगा, नोस्ट्रिल से लेके टर्सरी ब्रोंची तक, ठीक है, ये बोला मैंने। और एल्बोली जो है वहां पे एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से उसे हम लोग क्या बोले, रेस्पिरेटरी जोन। ओके, यू कैन से। और किसी को कोई डाउट नहीं है? हे यू कम हियर। विंड पाइप में हमारा फूड क्यों एंटर नहीं करता है जब हम लोग फूड को स्वेल करते हैं? मैम क्योंकि वहाँ पे फेरिनेक्स में एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। फेरिनेक्स में एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है? फेरिनेक्स के लोअर, जैसे फेरिनेक्स यहाँ से है ना, यहाँ से 2 ट्यूब निकलता है ना, तो जो विंड पाइप होता है उसके ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे कैप प्रेजेंट होता है, उसी कैप को हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, विंड पाइप के ऊपर वाला ओपनिंग के पास, ठीक है। मैम तो ये पार्ट फेरिनेक्स में नहीं, फेरिनेक्स तो इतना तक हुआ, और ये हमारा विंड पाइप है, इसको ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, और ये जो कैप होता है उसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो हमेशा बंद नहीं रहता है, खुला रहता है, लेकिन जब हम लोग जैसे फूड को स्वेल करते हैं इसको कवर कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ठीक है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।